हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की इस कक्षा 10 की गणित की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हमने जो पीछे के जितने भी वीडियो थे उनके अंदर क्या किया था दोस्तों, हमने इस 11 जो अध्याय 11 है उसके जो भी प्रमेय थे वो सारे के सारे प्रमेय हमने पीछे की वीडियो में सिद्ध कर लिया है। और अब हम आगे क्या करेंगे दोस्तों, अब हम आगे प्रश्न वाला 11.1 आज की वीडियो में सरल करेंगे। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास इतनी शानदार होगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में न जाएं, क्योंकि पूरा देखने से ही सब कुछ समझ में आता है दोस्तों क्या कैसा पढ़ा रहे हैं हम। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ स्थिरांक क्षमता। स्थिरांक क्षमता दोस्तों, स्थिरांक क्षमता हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है। कौन सी क्लास में पढ़ लिया है? 9th क्लास में पढ़ लिया है। और है क्या चीज़ ये दोस्तों, ये चीज़ ऐसी है दोस्तों, ये अपने आकृतियों पे लागू होती है। और वो कैसे? जैसे आपके पास 2 या 2 से अधिक आकृति हों जो आकार में और आमाप में दोनों में समान हो, आकार में और आमाप में दोनों में समान हो, तो उन आकृतियों को स्थिरांकसम आकृति कहेंगे। कौन सी आकृति कहेंगे? स्थिरांकसम आकृति कहेंगे। देखिए दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक आकृतियाँ, जब 2 या 2 से अधिक आकृतियाँ आकार व आमाप दोनों में, आकार व आमाप दोनों में समान हो, दोनों में क्या हो? समान हो, तो वे आकृतियाँ स्थिरांकसम आकृति कहलाती हैं। तो वे हों तो वे आकृतियाँ दोस्तों स्थिरांकसम आकृति कहलाती हैं। कौन सी आकृति कहलाती हैं? स्थिरांकसम आकृति कहलाती हैं। स्थिरांकसम आकृति कहलाती हैं। और उनकी इस स्थिति को स्थिरांक क्षमता कहते हैं। और उनकी इस स्थिति को स्थिरांक क्षमता कहते हैं। स्थिरांक क्षमता कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ स्थिरांक क्षमता को इस चिन्ह से दर्शाना है। स्थिरांक क्षमता को निम्न चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। स्थिरांक क्षमता को निम्न चिन्ह, ये चिन्ह देखना दोस्तों, ये चिन्ह है। जैसे पहले बराबर का निशान लगा दो और ऊपर ऐसे ये लगा दो। निम्न चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, दोबारा देख ले। जब 2 या 2 से अधिक आकृतियाँ जो आकार व आमाप दोनों में समान हो, तो वे आकृति स्थिरांकसम आकृति कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? स्थिरांकसम आकृति कहलाती हैं। और उनकी इस स्थिति को स्थिरांक क्षमता कहते हैं। और स्थिरांक क्षमता को दोस्तों इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ देखिए, आपके पास ये आकृति है, एक तो त्रिभुज मान लीजिए, ये त्रिभुज है और इसमें इस भुजा का माप 3, ये 5 और ये 6। और यहाँ देखिए इसका कोण ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। इसी प्रकार दूसरा है
ये त्रिभुज और है, इसका नाम तो मान लीजिए ABC है और इसका नाम DEF है। ये भुजा 3 सेमी है, ये 6 सेमी, ये 5 सेमी और ये 50 डिग्री है इसका कोण, ये 50 डिग्री है और फिर ये 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, एक तो त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है DEF। इन दोनों को देखने से हमें पता चल रहा है कि दोनों का आकार है ना, आकार, इसका आकार त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार। इसका भी आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कहने का मतलब आकार में दोनों समान है, आकार में दोनों समान है, आकार में दोनों समान है। देख लो, इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। फिर देखना आमाप। आमाप का मतलब भुजाओं व कोणों का माप होता है। आमाप का मतलब होता है भुजाओं व कोणों का माप। देखिए दोस्तों, इसका संगत कोण ये है, तो ये 50 डिग्री है, तो ये भी कितना है? 50 डिग्री। इसी प्रकार ये 60 डिग्री है, तो ये कितना है दोस्तों? 60 डिग्री। कहने का मतलब इस कोण के बराबर ये इसका संगत कोण बराबर है। इसी प्रकार दोस्तों ये इसके बराबर है ना, बराबर। अब देखना, ये भुजा 3 सेमी की है, तो ये भी कितने की है? 3 सेमी की है। ये कितने की है? 6 सेमी की है और ये कितने है? 6 सेमी की। फिर ये कितने हैं? 5 सेमी की, तो ये भी कितने हैं? 5 सेमी की। ध्यान से देखने से हमें पता चल रहा है कि दोस्तों कि इसका जो माप है, भुजाओं का माप, वो इनकी तीनों संगत भुजाओं के माप के बराबर है। इसी प्रकार इनके जो तीनों कोण है, वो इसके तीनों संगत कोणों के बराबर है। तो कहने का मतलब ये दोनों त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज आकार व आमाप दोनों में समान है, आकार व आमाप दोनों में समान है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज श्रांकसम त्रिभुज है। कौन से त्रिभुज है दोस्तों? श्रांकसम त्रिभुज है। ये चिन्ह बीच में लगा दिया मैंने। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको दूसरी परिभाषा और भी बता रहा हूँ। जब दो आकृतियाँ एक दूसरे को आपस में पूरी तरह से ढक ले, जब दो आकृतियाँ एक दूसरे को आपस में पूरी तरह से ढक ले, तो वो आकृति श्रांकसम आकृति कहलाती है। कौन सी कहलाती है? श्रांकसम आकृति कहलाती है। जैसे आप इस त्रिभुज को यहाँ से उठा करके इसके ऊपर रखोगे, इस त्रिभुज को उठा करके यहाँ से उठा करके इसके ऊपर रखो, तो ये आपस में एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले। कहने का मतलब एक दूसरे को दिखाई ना दे, दूसरे यानी इसको ऊपर रखने के बाद नीचे वाले दिखाई ना दे, पूरी तरह से ढक ले, या इधर से आपस में एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेना, तो वो आकृति श्रांकसम आकृति कहलाती हैं और उनकी उस स्थिति को श्रांकसमता कहते हैं। ये श्रांकसमता जरूरी नहीं त्रिभुजों पे लागू हो, हर जैसे दो आयत हो, जैसे यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, एक आयत ये है जिसका नाम ABCD है, एक आयत ये है ABCD, ये आयत है एक, और दूसरा आयत ये है दोस्तों, ये देखिए, इसका नाम है LMNO। अब देखिए दोस्तों, आप देखिए ये इसमें दे रखा है, इस भुजा का माप 3 सेमी है और इसका 5 सेमी है, तो इसका 3 सेमी बता दिया और इसका 5 सेमी बता दिया, तो इतना ही दिया है सिर्फ। लेकिन आपको ये पूछा क्या ये दोनों आयत हैं वो श्रांकसम है क्या? तो आप यहाँ देखिए, आप सभी को पता है आयत की परिभाषा के बारे में, आप सभी को पता है, और नहीं पता है तो मैं बता दूँ, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं तो क्या हो? बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आयत कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये अगर ये आयत है तो ये इसके प्रत्येक कोण है ना वो 90 डिग्री के होंगे, और आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। अगर ये 5 सेमी की है तो ये कितनी होगी? 5 सेमी की, क्योंकि इसकी सामने वाली भुजा इसके समान ही होगी। इसी प्रकार ये 3 सेमी की तो ये कितनी होगी? 3 सेमी की। फिर देखना दोस्तों, इसी प्रकार अगर ये 3 सेमी की है तो ये 3 सेमी की, और ये 5 सेमी की है तो ये सामने वाली 5 सेमी की होगी। और आप सभी को पता है कि आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब देखिए दोस्तों, इसका ये 3 है तो इसका 3, ये 3 है, मतलब इसकी संगत भुजा ये, और इसकी संगत भुजा ये है, और यहाँ देखिए इसकी संगत भुजा ये मान लीजिए और इसकी संगत भुजा ये मान लीजिए। तो कहने का मतलब इनकी चारों संगत भुजाएं और इसकी चारों संगत भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है।
और आप सभी को ये पता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, आयत का चाहे कोई भी कोण हो, तो इसका ये कोण इसके बराबर होगा, इसका ये इसके बराबर, इस डी के बराबर ओ हो जाएगा और सी के बराबर एन हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों आकृतियों का आकार तो चतुर्भुजाकार है। कैसा आकार है? चतुर्भुजाकार। और आमाप दोनों का बराबर है, तो फिर ये दोनों आकृति या दोनों आयत हैं वो सूर्यास्म होंगे। कैसे होंगे? सूर्यास्म। अब दोस्तों ये हर आकृति पे लागू हो सकता है, जरूर नहीं सूर्यास्म त्रिभुजों और आयतों पे आप वर्ग भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? वर्ग भी। तो वर्ग लेंगे तो उसमें देखिए दोस्तों, वर्ग के बारे में भी आप इसी प्रकार से दो आकृति ले सकते हैं। और इनके अलावा वर्ग के अलावा आप समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो भी ले सकते हैं, अगर उनका हर प्रकार से माप बराबर हो। और अन्य आकृतियाँ भी ले सकते हैं। और इन अन्य उदाहरण भी आप दें, जैसे एक ताला है, ताला लोक, एक लोक है, उसकी दो चाबियां हों और दोनों चाबियां एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो एक दूसरे को ढक लेंगी, इसलिए वो दोनों चाबी सूर्यास्म चाबियां हैं। कौन सी चाबियां हैं? सूर्यास्म चाबियां। इसी प्रकार दोस्तों कक्षा 10 है, कक्षा 10 की गणित की किताब है, अगर दो बच्चों की आप गणित की किताब को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो दोनों हैं वो एक दूसरे को ढक लेंगी, इसलिए दोनों गणित की जो पुस्तक है, दोनों गणित की पुस्तकें दोनों बच्चों की वो सूर्यास्म हो गई। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सूर्यास्मता के बारे में कुछ बताया है। शायद आपने ये पहले 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और क्लियर कर लें, उसके बाद हम आज समरूपता के बारे में आपको चलना है। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, हम समरूपता के बारे में जानते हैं। समरूपता क्या होती है? समरूपता दोस्तों 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, और जो अध्याय 11 में दे रखा है समरूपता, और उसका हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। समरूपता तो दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें दो आकृति होती हैं, लेकिन दोनों आकृतियों का आकार तो समान होता है, लेकिन आमाप में समानुपाती होती है। मतलब भुजाओं का माप वो समानुपाती में होता है, एक ही अनुपात में होता है, तो वो दोनों आकृति मतलब समरूप आकृति कहलाते हैं। तो देखो ऐसे लिखोगे, वे दो या दो से अधिक आकृतियाँ जो आकार में तो समान हो, आकार में तो समान हो, लेकिन आमाप में समान न हो, अर्थात आमाप में समानुपाती हो, अर्थात भुजाएं समानुपाती हों, तो वे आकृतियाँ कौन सी आकृतियाँ होंगी दोस्तों? वे आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ होंगी। कौन सी आकृतियाँ होंगी? समरूप। कौन सी? समरूप आकृतियाँ होंगी। समरूप आकृतियाँ होंगी और उनकी इस स्थिति को समरूपता कहते हैं। उनकी इस स्थिति को समरूपता मतलब समरूपता कहते हैं, जिनको या जिसे निम्न चिन्ह, कौन सा चिन्ह दोस्तों? निम्न चिन्ह, ये चिन्ह याद रखना है। निम्न ये चिन्ह है, निम्न चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है,
ये हो गया। अब दोस्तों ये बात है आपको मैं क्लियर करवा दूं ताकि और आपको समझ में आ जाए। जैसे आपके पास एक तो त्रिभुज ये है जिसका नाम ABC दे दिया, क्या दे दिया, ABC दे दिया, और दूसरा त्रिभुज ये है ये है। अब दोस्तों इसकी भुजा ये 5 सेमी की है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज हुआ दोस्तों, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ये भी समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम है LMN, LMN। इसकी भुजा ये 10 सेमी की है, ये 10 सेमी की है और ये 10 सेमी की है। कहने का मतलब ये है कि ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का है, इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। अब देखिए दोस्तों, हमने पहले तो ये देखा कि इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, और इसका भी आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। अब देखिए दोस्तों, आकार समान है, आकार तो दोनों का आकार क्या है, समान है, दोनों का आकार समान है। अब देखिए दोस्तों, भुजाएं, इनकी भुजाएं जैसे ये 5 है तो ये 10 है, और ये 5 है तो ये 10 है, और ये 5 है तो ये 10 है। कहने का मतलब है अगर इसकी भुजा AB है और इसके लिए LN, जैसे AB और बट्टा में लिखे LN, तो ये 5 है और ये कितने है, 10 है, काटें तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2। इसी प्रकार दोस्तों हम ये लें, जैसे इसकी भुजा BC ले ली, BC और तो इसकी कौन सी लेंगे, NM, तो ये 5 है और ये कितने हैं, 10, काटेंगे तो क्या गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। इसी प्रकार दोस्तों इसकी AC लें, AC और उसकी कौन सी आएगी, LM, तो ये 5 है और ये 10 है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है इसका माप भी 1/2 आ गया और इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2, तो ये तीनों में बराबर है। तो अतः लिखेंगे AB/LN और ये BC/NM और ये AC/LM। तो कहने का मतलब है ये बराबर होगी तो समानुपाती होगी। क्या होगी, बराबर होगी तो समानुपाती होगी। इस प्रकार से बराबर होगी ना तो ये समानुपाती होगी। मतलब है इनके जो संगत कोण है वो तो बराबर हैं और संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। तो ऐसी आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। दोस्तों आप यही कहोगे कि वे दो आकृतियाँ जो आकार में समान व आपाम में समानुपाती या भुजाएं जिनकी समानुपाती हों तो वो आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं और उनकी स्थिति को समरूपता कहते हैं। अब दोस्तों मैं कुछ और आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी आकृतियाँ समरूप होंगी और कौन कौन सी समरूप नहीं होंगी। थोड़ा सा ये और देख लें। देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहला ये है, ये वर्त है। एक वर्त ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ऐसे ये वर्त है। 4 वर्त हैं आपके पास। कितने हैं, 4 वर्त हैं। अब देखिए दोस्तों इस वर्त की त्रिज्या है ना वो 1 सेमी है, इस वर्त की त्रिज्या है वो 2 सेमी है, और इस वर्त की त्रिज्या है वो वापस 1 सेमी है, और इसकी त्रिज्या है वो 1.5 सेमी। ये अपने वर्त हैं। अब दोस्तों मुझे ऐसा बताइए कि इनमें इन चारों वर्तों में से ऐसे 2 वर्त या ऐसे कोई वर्त है क्या जो मतलब एक दूसरे को ऊपर रख लें और वो एक दूसरे को ढक लें। तो आप देखिए दोस्तों अगर आपके पास इस वर्त की त्रिज्या 1 सेमी दे रखी है और इसकी त्रिज्या भी 1 सेमी दे रखी है तो कहने का मतलब इसका आकार वर्ताकार है और अमाप मतलब भुजाओं का माप यानी त्रिज्या का माप 1 सेमी और 1 सेमी है। तो ये दोनों हैं वर्त वो एक दूसरे को ढक लेंगे, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। इसलिए दोस्तों ये दोनों वर्त ना वो तो श्रांक समवर्त हुए,
कौन से वर्त हुए? श्रांकसम वर्त हुए। अब दोस्तों रही बात समरूपता की, तो देखिए दोस्तों समरूपता में क्या है, इन सभी का आकार वर्ताकार है। सभी का आकार कैसा है? वर्ताकार है। लेकिन इन त्रिज्याओं का माप है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 1.5 है। तो उससे हमें मतलब इनकी त्रिज्याओं का माप है वो समानुपाती जरूर बनेगा। इसलिए सभी जो वर्त है ना वो सभी वर्त समरूप होते हैं। आप ये बात याद रखोगे, ये सारे के सारे वर्त है ना, ये सारे के सारे वर्त क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे दोस्तों? समरूप होंगे। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और भी उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं हम, समबाहु त्रिभुज पहले भी ले लिया है, ये सारे के सारे समबाहु त्रिभुज हैं। अगर सारे समबाहु त्रिभुज हैं, कौन से त्रिभुज है? ये समबाहु त्रिभुज है। तो आप देखिए दोस्तों याद रखेंगे, सभी जो समबाहु त्रिभुज है ना, सभी समबाहु त्रिभुज वो सारे के सारे समरूप होते हैं, श्रांकसम नहीं होते। दोस्तों देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सारे के सारे समबाहु त्रिभुज है ना, ये समबाहु त्रिभुज सारे के सारे समबाहु त्रिभुज होते हैं, वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों? समरूप होते हैं, और लेकिन श्रांकसम नहीं होंगे। देखिए दोस्तों इसको इसके बराबर रख दें, यानी इसको इसके ऊपर रख दें तो वो इसको नहीं ढकेगा। ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि सभी जो मतलब सभी त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं, वो श्रांकसम हों, क्योंकि कभी कभी श्रांकसम हो भी सकते हैं और कभी कभी श्रांकसम नहीं हो सकते। जब भुजाओं का माप समान हो जाए तो श्रांकसम हो जाएंगे, समबाहु त्रिभुज हैं, और माप समान नहीं हो तो वो समरूप रहेंगे। कौन से रहेंगे? समरूप रहेंगे। इसी प्रकार दोस्तों ये वर्ग है दोस्तों, एक वर्ग ही है। ये वर्ग हैं दोस्तों 3, इसका भुजाओं का माप 1-1 सेमी दे रखा है, इनमें 2-2 सेमी दे रखा है, और इसमें 3-3 सेमी दे रखा है भुजाओं का माप। अब दोस्तों सभी के सभी वर्ग होते हैं ना, सभी के सभी वर्ग वो समरूप होंगे। समरूप क्यों होंगे? कि सभी का आकार वर्गाकार है। सभी का आकार क्या है? वर्गाकार। और इनकी भुजाएं यानी संगत कोण तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन इनकी भुजाएं है ना वो क्या होती हैं? इनकी भुजाएं मतलब समानुपाती होंगी, 1 2 3, मतलब इस प्रकार से भुजाएं हैं। वैसे 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2, कहने का मतलब भुजाएं समानुपाती होंगी, और इनके जो वर्ग मतलब कोण है वो संगत कोण बराबर होंगे। दोस्तों मैं कुछ और बहुभुजों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ये बहुभुज है, एक बहुभुज ले लिया ये, जैसे इसका माप 1 सेमी, ये 1 सेमी, ये 1 सेमी, और ये भी मान लीजिए 1 सेमी है। इनकी भुजाओं का माप ये 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी और ये 2 सेमी, ऐसे बता देता हूँ मैं एक बार। और यहाँ देखो कोण है, ये सारे के सारे संगत कोण है वो बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। जब कोई भी दो बहुभुज हो, ये पंच बहुभुज है, तो यहाँ देखिए जब कोई दो बहुभुज हो, अगर उनके संगत कोण बराबर हों, अगर उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो दोनों के दोनों बहुभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। क्या कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। दोस्तों अगर इनकी भुजाओं का माप बराबर हो जाता है, जैसे 2 इसका 2 इसका 2-2 हो जाता है सबका, तो फिर वो कैसे होते? श्रांकसम हो जाते। एक बात याद रखना दोस्तों, आपको मैं ये कराऊँ, एक तो ये है कि श्रांकसम आकृतियाँ समरूप होती हैं। कैसे होती हैं दोस्तों? समरूप होती हैं। श्रांकसम आकृतियाँ हमेशा क्या होती हैं? समरूप होती हैं। लेकिन दूसरी बात आपको ये याद रखना है, समरूप आकृतियाँ हमेशा श्रांकसम नहीं होती।
कभी कभी हो भी सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हमेशा के लिए वो लिखा मैंने हमेशा। समरूप आकृतियाँ हमेशा सर्वांगसम नहीं होती, कभी कभी हो सकती हैं, लेकिन हमेशा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर दो आकृतियाँ सर्वांगसम हैं, अगर दो आकृतियाँ सर्वांगसम हैं तो वो समरूप भी होंगी। अगर दो आकृतियाँ सर्वांगसम हैं तो वो समरूप ही होंगी। अब दोस्तों हम अपने जो प्रश्नमाला है 11.1 उसका अध्ययन करेंगे, और वो आप देखिए दोस्तों, अपनी बुक निकाल लीजिए। जितने भी 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर वाला है, उसमें जो 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो बच्चे अपनी बुक निकाल लें, और बुक के अनुसार मैं आपको प्रश्नमाला 11.1 करवा रहा हूँ। 11.1 प्रश्नमाला जो है वो ध्यान से देखना है दोस्तों। सभी निकाल लीजिए, मैं आपको बुक निकालने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। 11.1 अपनी जो प्रश्नमाला है उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, आप पढ़िए दोस्तों। क्या दे रखा है कि पहला क्वेश्चन है, पढ़ें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या दे रखा है दोस्तों? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको ये जो खालिस्तान है उनको भरना है, और भरना कैसे है मैंने आपको पहले डिटेल से बता दिया है। शायद ये बिल्कुल ही सरल हो गया दोस्तों, पढ़ के देखिए। क्या देखा है? पहला, सभी वर्त खालिस्तान होते हैं। तो आप मुझे बताइए, सभी वर्त सर्वांगसम होते हैं क्या? नहीं होते। क्यों? क्योंकि सभी वर्त एक दूसरे को नहीं ढकेंगे, लेकिन सभी वर्त समरूप होते हैं। सभी वर्त क्या होते हैं दोस्तों? समरूप होते हैं। तो ये आपको यहाँ समरूप भर लेना है, सभी वर्त समरूप होते हैं। आप इस खालिस्तान में समरूप भर लेंगे। 2 नंबर खालिस्तान है, देखिए दोस्तों, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। सभी वर्ग का मतलब आपको थोड़ी बार पहले मैंने बताया था, सभी के सभी वर्ग होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों? समरूप होते हैं, न कि सर्वांगसम। समरूप होंगे, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? समरूप। तीसरा खालिस्तान है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज दोस्तों समरूप होंगे? समबाहु त्रिभुज। कौन से त्रिभुज होंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन से होते हैं दोस्तों? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो वो त्रिभुज जितने भी हैं सब के सब समरूप होंगे। आपको 4 नंबर खालिस्तान देखना है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि कब? जबकि उनके संगत कोण तो बराबर हों। पहला पॉइंट में ए में तो आएगा, संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती। तो ये संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए आपको बताया मैंने थोड़ी बार पहले ही, समानुपाती होने चाहिए। तो ये इसमें पहले में आ जाएगा क्या? संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती। बी में संगत भुजाएं समानुपाती। अब दोस्तों आपका जो इस प्रश्नमाला 11.1 में जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है कि निम्न कथनों में सत्य व असत्य बताना है, यानी सत्य व असत्य बताइए, ये आपको देखना है। तो पहला कथन देखिए, आपको ये इस वीडियो के अंदर जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार ये प्रश्नावली पूरी की पूरी सरल हो जाएगी। देखिए दोस्तों, पहला है कथन कि दो सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ थोड़ी बार पहले ही लिखा था कि दो सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं। ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दूसरा है दो समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम होती हैं। तो मैंने बताया था थोड़ी बार पहले ही कि दो समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम हो, यह कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसने तो क्या कहा? दो समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम होती हैं। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने तो हमेशा के लिए बोल दिया कि सर्वांगसम होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी कभी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर कथन है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। दोस्तों अकेले संगत भुजाएं समानुपाती होने से मतलब नहीं होता उनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, लेकिन इसमें संगत कोण बराबर नहीं बताया है, सिर्फ संगत भुजाएं समानुपाती बताया है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत। अब दोस्तों आगे का 4 नंबर पॉइंट है। 4 नंबर पॉइंट आपको देखना है। 4 नंबर पॉइंट देखिए क्या दे रखा है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों और संगत कोण बराबर हों। संगत भुजाएं समानुपाती हों और संगत कोण बराबर हों तो निश्चित रूप से वो समरूप होंगे, और यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 4 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य।
अब दोस्तों अगला है 5 नंबर, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। तो दोस्तों संगत कोण बराबर होने से नहीं मतलब होता है साथ में संगत भुजाएं समानुपाती भी होना चाहिए, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है कि समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण आकृति बनाकर दीजिए। आपको क्या कहा है, समरूप आकृतियों की कोई दो उदाहरण आकृतियाँ बनाकर दीजिए। तो आपको कोई दो उदाहरण देना है जो समरूप हों। ऐसी दो आकृतियाँ कोई भी बना सकते हैं। जैसे पहले तो दो उदाहरण देना है, एक तो बना दो आप समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। एक तो त्रिभुज ये बना दोगे आप ABC, जैसे इसके भुजा का माप 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी, और इसके साथ दूसरा त्रिभुज समबाहु और बना दोगे। ये है, इसका नाम दे देंगे E, जैसे DEF। तो इसकी भुजाओं का माप ये 4-4 सेमी दे दिया। तो कहने का मतलब ये दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप होंगे क्योंकि समबाहु हैं। कौन से हैं ये, समबाहु हैं। समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं क्योंकि इनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती है। दूसरा उदाहरण और देना चाहें तो आप लिखेंगे सभी वर्त। तो सभी वर्त में कोई भी आप आकृति बना लो। जैसे 2 वर्त बना लिया, इसकी एक की त्रिज्या तो 3 सेमी दे दी और एक की त्रिज्या 1 सेमी दे दी। लेकिन दोस्तों ये दोनों के दोनों वर्त क्या हैं, समरूप है। आप अन्य भी कोई उदाहरण दे सकते हैं। जैसे ये जरूर नहीं मैंने ये दिया आप यही दे, आप अपनी मर्जी के अनुसार भी कोई दो समरूप आकृतियों के उदाहरण दे सकते हैं। जैसे सभी वर्ग है समरूप होंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमने ये 11.1 है वो अपनी पूरी कर ली है और शायद समझ में भी आया होगा आपको। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें दोस्तों, ताकि हमें भी थोड़ी बहुत संतुष्टि मिल जाए कि हम कुछ बता रहे हैं वो ठीक ठाक। दोस्तों हमने 11.1 है वो पूरी कर ली है और अब हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अभी इसको लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।